رمضان دیاں یارو سب نو مبارکاں تازہ موبائل والو سب نو مبارکاں تازہ موبائل والو سب نو مبارکاں تازہ موبائل والو سب نو مبارکاں کتنی فیس دی کالج بھی بند ہو گیا ہے ویزا بھی ایکسپائر ہو رہا ہے کہاں جاؤں ملک لا چیمبرز بزنس اپورچونٹیز تو بہت ہیں یہاں لیکن بزنس ویزا ایک بہت بڑا مسئلہ کہاں جاؤں اس مسئلے کا حل کے لیے ملک لا چیمبرز 10 سال ہو گیا بچے بھی بڑے ہو گئے ویزے دی پرابلم If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. Sahara Welfare Trust, خدمت خلق نصب العین اللہ کے فضل و کرم اور آپ بہن بھائیوں کے تعاون سے 18 ویلفیئر ٹرسٹ کی ایمبولینسز وطن عزیز میں غریبوں کو دن رات فری سروسز مہیا کر رہی ہیں غریبوں کے مفت علاج آنکھوں کے آپریشنز غربا کے لیے فوڈ پیکیجز اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کے الیکٹرک کولرز جیسے کاموں میں بھی مصروف عمل ہے برائے کرم برکتوں اور رحمتوں کے اس مہینے میں آپ بھی اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات اور دیگر عطیات کے ذریعے ٹرسٹ کی امداد فرما کر غریب لوگوں اور دکھی انسانیت کی لاکھوں دعائیں حاصل کیجیے شکریہ سب تو نکا بچہ رحمت عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان پھر اس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ابراہیم فیض آپ کی خدمت میں حاضر ہے
हर फ्राइडे की शाम 8 से लेकर 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यूनान से, यूनान के जितने भी हालात, वाक़यात, ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है वो हम लेके आते हैं आपके सामने। बिलखसूस हमारी जो पाकिस्तानी बरादरी है यहाँ पर मौजूद यूनान में, उनकी जितनी मुश्किलात होती हैं, उनके जितने मामलात होते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। और यहाँ की महसूस कुछ चीदा शख्सियात जिनका इस मुआशरे में रहकर अपनी बरादरी के लिए एक सरगर्म अमल होती हैं, उनकी खिदमत के लिए दौड़ धूप में लगी रहती हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करते हैं और उनसे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के प्रेसिडेंट जनाब जावेद असलम अराई साहब मौजूद हैं और एक बहुत ही हसास मामले पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खुश आमदीद जावेद साहब। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पिछला जो पूरा हफ्ता था, हफ्ता क्या 10 दिन से तकरीबन पूरे यूनान में और स्पेशली एथेंस में, अभी पहले स्कूपा नाम दिया जाता था, यानी कि झाड़ू के नाम से यहाँ की हुकूमत देती थी एक फर्जिया टाइटल जो होता था कि उसके ज़रिए जितने तारकीन वतन गैर कानूनी होते थे उनकी पकड़ दकड़ शुरू होती थी, उनको पकड़कर उनके ममालिक भेजा जाता था या फिर उनको हरासती मराकज़ या यहाँ के जितने थाने जेल वगैरह हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाता था। कुछ इसी किस्म का एक आर्डर है यहाँ के वज़ीर आज़म अंदोनी समारा की तरफ से दिया गया, जिस पर बेशुमार हज़ारों की तादाद में तारकीन वतन जो गैर कानूनी है उनको पकड़ा गया। उसमें बहुत से लोग जिनके पास पेपर्स थे, इमिग्रेशन के कागजात मुकम्मल थे, उनको भी चेकिंग के लिए काफ़ी टाइम यहाँ की जो इदारे हैं वहाँ पर रखा गया। रमज़ान का महीना, ऊपर से हरासत, बड़ा मुश्किल काम था। बेशुमार लोगों ने आके हमसे गिला किया कि हमारे पास पेपर्स भी थे लेकिन उन्होंने हमें चेक करते करते 2 दिन लगा दिए। अगर 5000 बंदा कोई भी इंतज़ामिया अचानक पकड़ कर उसको चेकिंग करने की कोशिश करती है तो जाहिर बात है टाइम तो बेशुमार दरकार होता है। और उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो वजह ये थी कि लोगों के पास ज़्यादा फ़ोटो स्टेट्स थी। जो हम हमेशा कहते हैं कि आपने अपने अगर पेपर्स, अपने कागजात अगर महफूज करने हैं तो अपनी जो फ़ोटो स्टेट्स होती हैं उनको ऑथेंटिक वो जो स्टैंप होती है वो लगवा कर अदारे से, कैब से या मुतल्लिका थाने से वो करवा के आप अपने घर पे रख लें ताकि आप के कागजात महफूज रहें। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर है उसका होना हर सूरत में ज़रूरी होता है। बेशुमार लोग जो हैं वो इस वजह से पकड़े गए और उनकी चेकिंग का दौरानिया है जो वो लंबा हो गया और उनको अफ्तार भी टाइम पर नहीं हो सकी, सहरी का भी उनको मामला बना रहा। लेकिन हमारी यहाँ की जो शख्सियात हैं उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप करके वक्त मुकर्रा पर कोशिश की कि अफ्तारी का भी कुछ इंतज़ाम किया जाए, सहर का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब काफ़ी मुतहरक नज़र आए। हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी वो आए और उन्होंने अफ्तारी के लिए काफ़ी कोशिश की और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए ही पुलिस चीफ के साथ बातचीत की और उनको कहा कि लोगों का रमज़ान है, रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ लोगों ने, इसलिए उनको बर वक़्त कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए ताकि लोग कम से कम अफ्तारी और सहर कर सकें। अच्छा, ये था पिछले हफ्ते का वाक़या। लेकिन इसके साथ साथ एक जो यहाँ का एक नज़दीकी आइलैंड है, पारो जजीरा है, जो उस पर जो होने वाली वारदात थी जिसमें एक बहुत बड़ी तोहमत लगी, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तानी बरादरी का, जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक यूनानी दोशीज़ा के साथ किस हद तक ज्यादती की, किस हद तक उसको मीडिया ने उछाला, किस हद तक कितना बड़ा असर पड़ा पाकिस्तानी पर, उसका हम आज अहाता करेंगे, थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तफसीलात के लिए आप हमारा जो ताज़ा तरीन शुमारा है विनस न्यूज़ का, वो भी मार्केट में इस वक्त आ चुका है। मलक जावेद अवान साहब, यहाँ की जावेद इकबाल अवान साहब एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, वो आज सरे वर्क पर मौजूद हैं और इदारा मिनहाजुल कुरान के साबिक सदर थे ये, लेकिन हम तो हमेशा इनको सदर समझते हैं और समझते रहेंगे क्योंकि ये शख्सियत स्पेशली जावेद अवान साहब हैं जो इन शख्सियत ने इदारा मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से जितना वर्क किया उसके साथ सिर्फ लफ्जी या कलामी ये मिसाल नहीं दी कि इत्तेहाद, यूनिटी किस तरीके से कायम की जाती है। इस बंदे ने अमलन सब कुछ करके दिया, जिसकी वजह से आज तक ये अभी सदारत की सीट पर तो नहीं है लेकिन इनकी वो सदारत वाली जो टाइटल है वो
सारे पाकिस्तानी जितनी भी बरादरी है उनके जहन में, उनके दिलों में उसी तरह घर कर गया और आज भी इनकी माशाल्लाह खिदमात उसी तरह जारी हैं और इनकी कोशिशें हैं जो वो लगातार उम्मत मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए लगातार जारी हैं, उनमें इत्तफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत के पैगाम देने के लिए। इसके साथ साथ अभी थोड़ी सी बात IOM की हो जाए, क्योंकि आज भी काफ़ी लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया जो पाकिस्तान रज़ाकाराना तौर पर पलट लोग हैं। उनके हवाले से हम जानना चाहेंगे सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब से। मैं चाहूँगा उनको लाइन पे लिया जाए, उनके साथ बात हो और तफसीलात से आगाही जो आपको भी दी जाए, क्योंकि इस अदारा से इस वक्त रिलेटेड यही शख्सियत हैं और इनसे बेहतर हमें, मेरा ख्याल है, इस अदारा के बारे में कोई मालूमात नहीं दे सकता। इसलिए कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब से बात करवाएं, क्योंकि आज भी काफ़ी नौजवानों की कॉल्स मुझे मसूल होती रही और उनका एक ही सवाल था कि आया कि IOM ने दोबारा टिकटें देना शुरू कर दी हैं, अगर नहीं देना शुरू की तो कब से ये अपना जो दोबारा अमल जारी कर रहे हैं, कब इन्होंने वापस पाकिस्तान लोगों को भेजना शुरू किया है। और उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो वो ईद उल फितर पर पाकिस्तान अपने वतन लौटना चाहते थे, अपने अजीज़ों में ईद करना चाहते थे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि प्यास लगे तो उस वक्त कुआं खोदना अक्सर औकात हमारी आवाम शुरू करती है, लेकिन ये मुश्किल होता है। इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करें, जहाँ आपने इतना ज़्यादा सब्र किया वहाँ भी अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ जाके IOM के इदारा में हमें पता चला है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और बहुत ज़्यादा बदनज़मी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो ये इदारे अगर आपको रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान भेजने के लिए आपकी मुआवनत कर रहे हैं, आपको टिकट्स दे रहे हैं, टिकट्स के साथ कुछ ना कुछ इब्तदाई तौर पर कुछ फ़ंड्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने मुल्क में जाके कुछ ना कुछ ज़िंदगी के इब्तदाई जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, तो उसके लिए हरगज़ आपको इस किस्म का नहीं करना चाहिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाला जो सिस्टम है। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, उनसे तफसीलात के साथ पूछते हैं कि IOM का इदारा जो है वो कब से टिकट्स दे रहा है और इनके मामलात कब से शुरू हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा शाह साहब, पहले तो हमने जो बात की है वो जो पिछले हफ्ते से स्कूपा का निज़ाम चल रहा था उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप रोशनी डालें। आज हमारे मेहमान हैं जनाब जावेद असलम आराई साहब, पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर, तो उनसे भी हम इस बारे में भी बात करेंगे। पारो जजीरा पर होने वाला जो वाक़या था उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहूँगा थोड़ी सी तफसील के साथ हमें बताएं जो स्कूपा का वो जो असर था वो कोई ज़ायल हुआ है या थोड़ा कम हुआ है, क्या उसका बना है? इब्राहिम भाई, जो ऑपरेशन है एक्चुअली इन्होंने शुरू तो किया है और अपने मकसद में ये कामयाब हुए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन वो बगैर प्लानिंग के अगर हो, जाहिर है कि इनके पास उतनी स्पेस अभी नहीं है। पुलिस अकेडमी को मुकीमी में इन्होंने एडजस्ट किया है और सांथीस जो है वो बहुत बड़ा मरकज है वहां पर, लेकिन अब तदाद इतनी हो चुकी है कि यहाँ के लोकल थाने जहाँ जहाँ भी पूरे यूनान में जगह है वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं और मेन इनका जो टारगेट था वो एथेंस को और उसको खाली कराना था ताकि लोगों को तासर जो है वो पॉजिटिव मिले, तो वो उसमें कामयाब हो गए हैं। तो अब ये है कि थोड़ा बहुत जो है उनको चेकिंग का इन्होंने जो तासर है वो जाहिर नहीं होने देना, वो इन्होंने कायम रखा हुआ है और वो जारी रहेगा। दुकानों की चेकिंग भी हो रही है, बाकी ये मामला जो है ये हल्के हल्के चलते रहेंगे। अच्छा शाह साहब, आया कि कोई डिपोर्टिंग भी हुई है, कोई लोग डिपोर्ट किए गए हैं, लोगों में बहुत ज्यादा ये डर खौफ खराज फैला हुआ है? कोई बिल्कुल डिपोर्ट इतना आसान नहीं है, अभी तक कोई डिपोर्ट नहीं हुए। और मैं कल जो था मेरी दोपहर को 2:30 बजे जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वजारत अमन आमा के मिस्टर अंदरविलाकोस, उनसे बड़ी तफसील से पहली मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई और अभी तक जो है वो अभी ये डिपोर्ट का सिलसिला जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, जो अफवाह थी कि 207 बंदे डिपोर्ट कर दिए गए हैं पिछले लास्ट वीक में, नहीं वो ये था, देखें जो आदमियों के ऑलरेडी पहले आपोफासियां थी और जिनको टर्की बॉर्डर से नहीं, वो जो 75 लोग थे उनसे हटकर कोई 207 बंदे भेजे गए। वो तो एक अपनी मर्जी से गए हैं ना, अलादापौन से जो इतवार को फ्लाइट चार्टर्ड गई है। नहीं, उनसे अलावा कोई डिपोर्ट किए गए लोग? नहीं, यहाँ से एथेंस एयरपोर्ट से सिर्फ उस फ्लाइट में 3 डिपोर्ट ही गए हैं, वो तो इस वाक़े से उसका ताल्लुक नहीं है। बॉर्डर टर्की के बॉर्डर से इन्होंने 100 कुछ आदमी जो है वो किए हैं, लेकिन वो पहले से जिनकी आपोफासियां निकली हुई थी डिपोर्ट की वो किए हैं। ये जो हाल में पकड़े आदमी
ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ابراہیم بھائی ہم وینس ٹیم کے ساتھ سانتی اور قومتینی جو ہے وہاں بھی ہم ان کو پوری تفصیل جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شاہ صاحب میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. ابھی یہ جو افواہیں ہے کہ ایتھن سے لوگوں کو پکڑ کر ترکی بھیجا گیا ہے سانتی کے بہانے نہر سے پار کرایا گیا, اس میں کوئی حقائق ہیں کسی جگہ؟ ابراہیم بھائی اس کے متعلق مجھے بالکل قطعاً علم نہیں ہے, نہ کوئی ایسا واقعہ. اگر دیکھیے یہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا. میڈیا بہت تیز ہے, یہاں کی اپوزیشن ہے, جماعتیں ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوئی ہے. اچھا چلے ابھی آتے ہیں آئی او ایم کی طرف. ادارہ آئی او ایم کی طرف سے کب سے ٹکٹیں وغیرہ دی جا رہی ہے اور کب سے لوگوں کو یہ سہولت ملے گی رضاکارانہ طور پر واپس پاکستان جانے کی؟ جی بالکل, وہ اگست کے اینڈ میں جو ہے وہ ٹکٹیں شروع ہو جائیں گی. لوگوں کا اندراج جاری ہے, لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ جائیں آئی او ایم میں جا کر اندراج کروائیں اپنا, وہ جاری ہے. اور جو فلائٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے اینڈ کے شروع ہو جائیں گی. ابھی سیٹوں کا بھی پرابلم ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگست کا مہینہ پیک سیزن ہوتا ہے اور سیٹیں نہیں ملتی, اور انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں کنفرم یہ فلائٹ شروع ہو جائے گی. ابتدائی مراحل میں لوگوں کے پاس کون سے قوائف ہونا ضروری ہیں؟ کس کے پاس؟ ابتدائی مراحل میں لوگوں کے پاس کون سے قوائف ہونا ضروری ہے جس سے ٹکٹ ملے گی؟ دیکھیں جی, ان کے پاس اپنا پاسپورٹ ہو تو بہت اچھا ہے. پاسپورٹ ہو, ریڈ کراس کوئی شناخت ہونی چاہیے. پاسپورٹ جن کے پاس ہے ان کی تو وہ جلدی جو ہے ان کے نمبر آ جاتے ہیں, فلائٹس ان کی جلدی ہو جاتی ہیں بنسبت باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں, وہ 15-20 دن لگتے ہیں, کیونکہ وہاں سفارت خانے کا پروسیس ہوتا ہے کہ سفارت خانہ ان کو جو ہے وہ گیٹ پاس جو ہے وہ کب ایشو کرتا ہے. ٹھیک, جی جی چلیں ٹھیک ہے. شاہ صاحب بے حد شکریہ ہمیں جوائن کرنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ جاوید صاحب, ابھی ہم آتے ہیں اپنے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاروس. جی, ڈریگن آف پاروس جس کا نام دیا گیا, خطاب دیا گیا, دراگوستو پارو دیا گیا. اتنی دہشت پھیلائی گئی ایک لڑکی کے اس آبرو ریزی پر, اور اس کے علاوہ میں پاکستانیوں کی جو خدمات ہیں اس کمیونٹی کے لیے, یہاں کے ڈومیسٹک لوگوں کے, اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کس حد تک اس آپریشن کو ابھی تک واچ کر سکے اور آپ نے کس حد تک حقائق دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ بے حد شکریہ ابراہیم. اصل میں یہ اتنا حساس مسئلہ ہے جس نے یونان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو اتنا دھچکا لگایا, اتنا تکلیف اور دکھ اور کرب میں مبتلا کر دیا ہے جس کی ان سالوں میں کم ہی کوئی مثال ملی ہے. بالکل. ایک طرف تو یہ ہے, اور یہ جرنل, اگر آپ اس کو جرنل روز کے معاملات میں اس کو دیکھیں تو یہ واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس وقت بیڈ لک یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہوا ہے, ایک فیکٹری لگا دی ہے نفرت کی اور فساد کی اور فاشزم کی اور اس طرح کے معاملات کی. اگر ہم اس کو, ہم اس نوجوان بدنصیب کو مذمت کرتے ہیں کہ اگر اس نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا پوری کی پوری ملے, اس میں کسی قسم کی کوئی روریات نہ ہو. بالکل. میں اس کا 3-4 دن سے کافی پیچھا کر رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد, اور اپیل کرتا ہوں بذریعہ وینس ٹی وی, اگر کوئی اس کا عزیز, کوئی رشتہ دار, اس کا کوئی دوست جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا, کام کر رہا تھا, یا واقعے کی کسی بھی قسم کی کسی حقیقت سے آگاہ ہے تو پلیز وہ مجھ سے, آپ سے, ہم میں سے کسی سے رابطہ کرے, کیونکہ یہ اتنا اہم ہے, اتنا ضروری ہے, کیونکہ اس ایک کے کیے کی سزا, اس کے ایک کے کیے کی جو مٹی اور دھول ہے وہ ہم سب پاکستانیوں کے سروں پہ پڑ رہی ہے. بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کنفرم کر دیں کہ اگر وہ جس نے جرم کیا ہے, اگر اس نے جرم خالصتاً کیا ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا ملے جیسے ایک مجرم کو ملتی ہے. لیکن بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستان کمیونٹی, کسی صورت بھی یہ روا نہیں, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے اس معاشرے کی طرف سے, خریسی افگی کی طرف سے, حکومت یونان کی طرف سے, کہ وہ اس واقعے کو پوری قوم کے سر پہ وہ ڈال رہا ہے, جو کہ ایک زیادتی ہے. بالکل ٹھیک. کیوں نہ ہم اس ایک گریک کا ذکر کریں, کہ میں سمجھتا ہوں اگر انصاف کے تقاضے دیکھے جائیں
तो इनको ये भी देखना होगा कि ये जो ग्रीक जिसने कत्ल भी किया, डकैती भी की, तो क्या इसको 10, 12, 15 दिन देंगे कि इसने इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, इतना ड्रैगन बन गया? जी, तो मैं समझता हूँ किसी सूरत में नहीं। दूसरी सूरत में यह है कि कल रात को आया सोफिया जो पीरिया में मस्जिद है, उस पर तीसरी दफा अटैक हुआ, और अटैक में बाकायदा जो है 15 से 20 जो है नकाबपोश मस्जिद पर हमलावर हुए। और अगर अंदर बंदे ना होते, कारी सलीम साहब, उमर भट्ट साहब और मेरे साथी अब्दुल रज़ाक वगैरह सारे, अशरफ साहब, ये साथी ना होते तो कल शायद खुदा न हास्ता उन बदबख्तों ने मस्जिद को जला देना था। ठीक। लिकोवरीसी में 4 से 5 हमले हुए हैं, और सैफ अली हमारा एक नौजवान 17 साल बहुत नौउम्र नौजवान इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में है। दुआ है कि परवरदिगार उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जानियो हॉस्पिटल में एक नौजवान जो है वो तकरीबन रऊफ शायद उसका नाम है, वो मेरा भाई अब छुरियों से वार करते हैं ये बदबख्त, और हम तो चाहते हैं कि हर मुजरम को उसकी सजा दी जाए, लेकिन किसी तरह से भी किसी कौम के साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखना ये किसी सूरत मुनासिब नहीं। बिल्कुल। और इसको मैं चाहता हूं कि किसी सूरत में अगर हमें कोई सबूत मिलता है, जैसा कि उसके डीएनए टेस्ट वगैरह से साबित हुआ, जी उसने एडमिट किया। आज मेरी बात हो रही थी उस वॉलंटियर खातून से, अलेक्सेंड्रा दीमो से, जिसने अल्लाह उसका केस लिया और ये कहा कि मैं इसकी वकील हूं। इतना खौफ और हरास पैदा कर दिया गया था कि कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था। अवलोना जेल में रहने वाले जो अफराद हैं उन्होंने कहा कि हमने इसको अपने डिपार्टमेंट में नहीं आने दिया। इतनी नफरत क्रिएट कर दी गई। बेशक जुर्म से नफरत है, बेशक मुजरम से नफरत होनी चाहिए, लेकिन उसके अभी बाकी भी काफी ट्रायल जो है होने हैं, और मैं समझता हूं कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। वो लड़की बता रही थी कि उसका बेशक उसके साथ अफेयर था, जो डीएनए वगैरह टेस्ट का बारे में बताया गया ना जी, उसका डीएनए टेस्ट, अगर किसी का किसी से पहले अफेयर होता है, तल्लक होता है, तो उसका डीएनए टेस्ट वगैरह जो है वो एक नॉर्मल। लेकिन मुसीबत और प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे ने, वकास अहमद ने खुद ये एडमिट किया है। अब किन बुनियादों पर, किस प्रेशर पर, किन वजूहात पर उसने ये तस्लीम कर लिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, जिसकी वजह से अब ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। आपकी मुलाकात हुई उससे? मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। अभी चलें, जिस वक्त आपकी मुलाकात होगी उस वक्त मजीद बात होगी, लेकिन मैं उससे पहले अपने नाजरीन को इस वाक़े की दोबारा एक दफ़ा तफसील बताना चाहूँगा, और जो सदर साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है उसको भी दोबारा आपके सामने एक गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त स्पेशली ये जो हफ्ता गुजरा है, हर पाकिस्तानी का सर नदामत से झुका हुआ है। हर जी शऊर आदमी है जो हर दुकान, गली, मोहल्ला में, मुख्तलिफ जगह जहाँ पर भी वो हमें मिला है, तो उसका सर नदामत से झुका हुआ था। और सवाल एक ही था कि हमारे पाकिस्तानी भाई ने जो पारोस में एक 15 साल लड़की के साथ जबरदस्ती एक जिनसी ताल्लुक होने के बावजूद, या जो कुछ भी, जो उसके ट्रायल अभी मुख्तलिफ तरीके से पेश किए जा रहे हैं, ज्यादती का निशाना बनाया है, उस पे जुल्म सितम किया है, उसकी वजह से हर गली मोहल्ले में हमें नदामत का सामना है। अभी एक कॉलर है, उसके साथ हम बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा कहाँ से? जी हेलो जी, बोलिए, कौन सा कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। मैं जी मुनव्वर पे बोलना, फराज को की हाल है? मुनव्वर साहब ठीक ठाक, की कहना चाहते हो? जी मुनव्वर पे बोलना है, गाल करोगे? अच्छा जी मुनव्वर साहब, मेरा ख्याल है आपका ठीक तरीके से राब्ता नहीं हो रहा था। अभी उस तसलसल को जारी रखते हुए नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस नौजवान की ये जो हरकत है, इसकी वजह से हर सर है जो शर्म से झुका हुआ है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अबहाम मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर जिस वक्त किसी भी मामला को सर्च करना शुरू करते हैं या ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, इससे पहले बहुत से मामला ऐसे हुए हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी अवाम के लिए इनकी एक जंग होती है कि किस तरह से इस अवाम को इनके हकूक दिलाया जाए, और इनके हक के लिए कभी कभी ये खुद सो जाते हैं, लेकिन हमें जागते हुए इनके हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो अभी ये भी अगर किसी जगह अबहाम मौजूद हैं, अगर तो वो
गुनाहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर गुनाहगार नहीं तो उसके हक के लिए कोई ना कोई आवाज़ कहीं ना कहीं से उठना चाहिए। अगर उसका कोई दोस्त, इस वकास नामी लड़के का कोई अजीज़ व अकारब, कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कुछ शवाहिद हों जिससे ये पता चले कि वो बेगुनाह है या उसकी हकायक किस किस्म के हैं, तो वो बराए मेहरबानी ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, ताकि इस वक्त ये जो शर्मिंदगी की, ये तोहमत का, ये जो कलंक का टीका हमारे माथे पे लग गया है, इसको किसी न किसी तरीके से धोने की कोशिश की जाए। हालांकि हमारे जो मसाइल होते हैं या हमारी तरफ से किए जाने छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उठाकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हमारी खिदमात जो हैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी की, कुछ दिन पहले की बात है जब हुमायूं और वकार शहीद ने जिस वक्त 2 यूनानियों को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, और हल्की हल्की सी कहीं छोटी छोटी सी खबरें आई, यहाँ की अखबारी हद तक टीवी चैनल्स ने भी माशाल्लाह जो किरदार अपना किया अदा, वो भी हमें पता है। इसलिए हम मीडिया के साथ जंग नहीं करना चाहते, लेकिन मीडिया को कम से कम थोड़ा सा बावर कराना चाहते हैं कि इंसानी हकूक का कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाए। अभी देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं कॉलर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी मैं जिनाद से बोल रहा हूँ, हल्कीटे से। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए। जी हल्कीटे से बोल रहा हूँ, उस्मान नाम है मेरा, ठीक है। ये जो वाकया हुआ है, जी जी उस्मान, इसमें कितनी सी सच्चाई है और कितनी सी बात है? कभी कुछ बोलने को मिलता है, कभी कुछ बोलने को मिलता है। अच्छा जी, ठीक ठीक उस्मान, हम भी यही छानबीन कर रहे हैं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। जो वो जब उसका पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह आप तक भी ये जवाब पहुंचेगा जरूर। बेहद शुक्रिया। अच्छा जावेद साहब, मेरा ख्याल है हर जगह हर जुबान पर ये एक ही सवाल था इस हफ्ता भर से, और अभी जो मैंने वकार और हुमायूं की भी बात दोबारा की कि उस वक्त वो इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इतना बड़ा इशू था, उसको मीडिया ने बिल्कुल एक छोटी सी खबर बना के पेश किया। हालांकि उसके लिए यूनान गवर्नमेंट के कुछ इदारों ने काम करने की कोशिश की, लेकिन उनको मेरा ख्याल है उस वक्त मीडिया के आप अगर इसको तोले ना, दोनों वाकयात को, एक शर्म में बेहद आगे है और दूसरा फख्र में बेहद आगे। बेशक बेशक। और अगर इसमें मसावी सलूक ना किया जाता, जो मैं समझता हूँ, जो मैं इसलिए मैं इस पे स्टैंड लिया है, हालांकि एक मुजरम से हमारा कोई तल्लक नहीं है बेशक, लेकिन सिर्फ इस बात से तल्लक है कि इस कौम के ऊपर बड़े एहसानात हैं। 2004 में अगर आप देखें, हुमायूं और हमारे वकार भाई से पहले 2004 में अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन कौम वॉलंटियर्स पाकिस्तानियों को डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल। तो वॉलंटियर्स भी ये बेहतरीन कौम भी ये, कालोपैदी भी सबसे ज्यादा ये। तो असल में हुआ ये है कि ये जो पॉलिटिशियन है यूनान का, जी जी, इसने ये बात जान ली है कि नफरत का बीज बो के इस कौम को धोखा दे के झूठ में लथपथ करके तो इसको हम वो नई बातें समझा लें सुलझा लें जो हमें यूरोपीय यूनियन या दूसरी दुनिया की नई ताकतें, अब जैसे कि ये बेचारे अब वो वर्ल्ड बैंक के भी मकरूज हो गए हैं। जी जी जी। तो वास्ता देते हैं खुदा का कि ये जो वर्ल्ड बैंक का मकरूज हो गए हो, या जो आपने तुम्हारे गुनाह हैं, आपने तुम्हारे जो मामलात हैं, जो संगीन गलतियां हैं, थोड़ी हिम्मत पैदा करो, थोड़ी जुर्रत पैदा करो कि वो तस्लीम करो और बेकसूर लोगों को इस आपने जो है इस भट्टी का ईंधन ना बनाओ। बेशक। हम कभी भी और किसी भी सूरत में किसी मुजरम का पीछा ना करते हैं, ना करेंगे। जैसा कि एक नौजवान मुझे बता रहा था कि उस वकास नामी नौजवान का इस बात का मैं खोज लगा रहा हूं, और ये बात इतनी हसास हो गई है, मैं 3 दिनों से उस नौजवान को मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आड़े ये बात आ जाती है कि कोई अजीज, कोई दोस्त, कोई सबूत, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा सबूत मिल जाए तब मैं जाऊं जाके उससे सारी उसके मुताल्लिक बात करूं। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के मामलात जो हैं इसमें बेहद संगीनी और तकलीफ इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि अगर बिलफर्ज एक वो जुज है कि उसको ट्रांसलेटर मुहैया नहीं किया गया। ये बात मुझे शक में, अब 2 साल यहाँ यूनान में रहने वाला नौजवान किस तरह अपनी अदालती जुबान किस तरह वो कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन जावेद साहब, एक लड़की के साथ अरसा दराज से तल्लुकात होने के बावजूद अचानक उस पर रेप का केस डाल दिया जाता है, और जो शवाहिद या मीडिया जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसके जो शवाहिद मिल रहे हैं उससे ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो कहीं इससे पहले ऑलरेडी वो अपनी महफिल में लगे हुए थे, अपनी उनकी जो एक अपनी जो मैंने बात मुझ तक पहुंची है, यहाँ एक बच्चा है बाली नाई, तो बाली के जरिए मुझ तक ये बात पहुंची, लेकिन बात ये बेशक अभी सनद के साथ नहीं है, बेशक इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन बात ये पहुंची कि वो बच्चा
उसके वालिदैन को भी पता है, उस बच्ची को भी पता है। वो बड़े अच्छे तरीके से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बिल्कुल। समंदर पे गए, समंदर में आम लोगों के दरमियान जाके वो हंसी खेल कर रहे हैं। एक पहाड़ी पे चले जाते हैं, एक पहाड़ी पे वो कहता है कि बच्ची ने नया फोन लिया और फोन लेके जैसे बच्चे आगे खेलते हैं, 15 साल या 20 साल कोई इतनी मैच्योर उम्र नहीं है, तो वो बच्ची जो है उसको दिखा रही है फोन, और दिखा के तो वो कह रही है कि मैं इसमें नई चीजें हैं, ये है वो है, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस दौरान उसका दौड़ते दौड़ते पाँव फिसल गया और चेहरा उसका किसी पत्थर या चट्टान से टकरा गया। अब लेकिन इस बात के साथ ये भी है कि उस नौजवान ने, उस बच्चे ने कैसे ये एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने उसको डर और खौफ के तहत पत्थर मार दिया। तो ये उसका अभी जुर्म जो है उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने उसके साथ डर के उसको पत्थर फेंक दिया या मार दिया। तो अब मेरी इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम के 9 बजे मेरी बात है उस लॉयर के साथ, तो मैं मुसलसल इसके साथ चल रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है अपने भाइयों पर, अपने आप पर, पाकिस्तान कम्युनिटी के साबका किरदार पर, कि अगर इसमें कुछ छोटी सी भी बात हुई तो डरने की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम इस पे इतना बड़ा स्टैंड लेंगे और सच को सच करके दिखाएंगे। लेकिन अगर ये जुर्म है तो जुर्म को सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए और मुजरमों को अपने बदन से, अपने घर से, अपने इलाके से जुदा करें, उनको फेंक दें ताकि वो कौम का जिल्लत का सबब ना बन सके। जब ये सब आया कि अभी नौजवान लड़के लगातार हमें कॉल्स भी मसूल होती हैं, हम खुद भी इसी माशरे में रहते हैं, चलते फिरते, रमज़ान मुबारक का माह मुबारक है और इसमें भी लगातार ये देखा जाता है मुख्तलिफ पार्कों में, मुख्तलिफ गली महल्ले में कि अगर कोई बियर या शराब की बोतलों के साथ चलता फिरता नजर आता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी होता है। बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा दूसरी कम्युनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो नौजवान हैं 20 से 30 साल की उम्र के, उनको अक्सर औकात रमज़ान के माह मुबारक में भी दिन में सरेआम शराब की बोतलों के साथ देखा जाता है। इब्राहिम, मेरे लिए एक तकलीफ की बात जो मैं बड़े हम्बल रिक्वेस्ट से अपने भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि औरतों का एक वफद आया मेरे पास और बड़ी अफसुर्दा थी। तो मैंने कहा बहनों क्या बात है कि आप इतनी अफसुर्दा हैं? तो वो कहने लगी एक कि जावेद साहब, हम पाकिस्तानी औरतें जो है जितना डर, जितना खौफ, जितना ज्यादा बुरा महसूस करते हैं अपने भाइयों के पास से गुजरते हुए, कभी ऐसा फील नहीं होता। मैंने कहा ये क्या कौन सी बात है? वो कहती है बाजार से गुजरें, लाइकी से गुजरें तो गालियां निकाल निकाल के बातें कर रहे होते हैं, औरतों को देखते इस तरह हैं जिस तरह। तो मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तानी बरादरी के अक्सर नौजवान गैरतमंद हैं, गैरत और ईमान उनमें है, लेकिन खुदा के वास्ते अगर आपकी अपनी बहन, अगर आपकी बीवी आपकी अपने भाइयों से डर और खौफ का शिकार हो जाए तो आप समझ लें कि आप जो है वो इंसानियत की वो जो सफ है उससे बाहर हो गए। तो बीड़ा पकड़ना, इस तरह की दूसरी इल्तों में जाना, ये इंतहाई मुज़िर चीजें हैं। किस हद तक और यकीनन इसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं है, लेकिन जो शामिल है गैरतमंद को मैं कहता हूं कि एक बाप, एक माँ अगर अपने बच्चे को थप्पड़ मार के बुराई से बाज कर सकती है तो किसी भी मुखलिस साथी को, किसी मुखलिस दोस्त को ये लाजिम है, अगर वो उसका दोस्त है, कि उसकी बुराई दूर करे, ना कि उसकी बुरी बुरी तारीफें कर करके उसको सुरमा बनाता रहे। बिल्कुल ठीक। और उसको जहन्नम के गड्ढे में फेंक दे। एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, ब्रेक के बाद भी सदर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आया कि जिस वक्त हम इस किस्म की नेकी की तलकीन करते हैं कि जिस वक्त इस किस्म का अमल हो रहा हो उसको रोकने की कोशिश करें, और जिस वक्त हमारे लोग बदकिस्मती से ये गिला करते नजर आते हैं कि मुझे वहां पर मार पड़ रही थी और 2 पाकिस्तानी नजदीक खड़े देख रहे थे, किसी ने आकर मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर आप नेकी को अच्छे तरीके से लेने की कोशिश नहीं करते तो उस वक्त आपको मदद कैसे मिलेगी, ये भी एक सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक ताज़ियतनामा है वो आपको बता दूं कि हाजी मोहम्मद अफजल साहब जो यहाँ की एक बड़ी अच्छी समाजी शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। उनका नौजवान भतीजा है जो वो 27 साल उम्र थी उसकी, वो अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ होगी, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। 3-4 दिन का उनका दौरा होगा। हम उनके इस दुख के लम्हों में बराबर के शरीक हैं। अभी चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, फौरन बाद आके गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि यूनान में इस वक्त अफ्तारी का वक्त हुआ जा रहा है। हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। शॉर्ट कमर्शियल प्लीज। पहले रोजे से लेके छोटी दी तक ताजा तू ताजा उते करो गप शप भी जून दी तेरा भी ताजा काट परदा जद
रज रज के गल्लां करे सेंटिक न चढ़दा, रज रज के गल्लां करे सेंटिक न चढ़दा। ताज़ा मोबाइल वालू सब नूं मुबारकां, रमजान दियां यारो सब नूं मुबारकां। ताज़ा मोबाइल वालू सब नूं मुबारकां, ताज़ा मोबाइल वालू सब नूं मुबारकां, ताज़ा मोबाइल वालू सब नूं मुबारकां। नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज विजिट करें pujasweets.com। बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। बैठ जाओ। नहीं, मुझे भैया से बात करनी है। सुबह नहीं, अभी। कम्युनिकेशन 2000 इंडिया या पाकिस्तान, कॉल कीजिए मोबाइल या लैंडलाइन सिर्फ 2 पेंस पर मिनट। कॉल कीजिए 0203 104 0555। कम्युनिकेशन 2000, अपनों से बात करना अब और भी आसान। No hidden charges, you get what you pay for. Terms and conditions apply. भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। छन्नो कैसी है? क्या बात पक्की कर दी? अच्छा। Communication 2000, अपनों से बात करना अब और भी आसान। व्हाइट पर्ल की जानिब से हमारे खास कस्टमर्स के लिए एक खास तोहफा 10% एक्स्ट्रा फ्री खास पैक्स पर। व्हाइट पर्ल, द टेस्ट ऑफ परफेक्शन। Cheapest2.com. Our world revolves around you. Book your complete holiday and flights with our travel experts. Incredible India, the glory of Pakistan, the jewel of Dubai, the Far East, USA, and many more destinations. Our 24/7 helpline means we can be there for you all the time. Book online at cheapest2.com. Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. Cheapest2.com, the cheapest way to travel. ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान अस्सलाम, अनवार मुस्तफ़ा का
हम पर बरा है तेरा ये एहसान अस्सलाम रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम कुरान के नज़ूल के सामान अस्सलाम रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। माह रमजान आया लगी नूर दी जड़ी माह रमजान आया लगी नूर दी जड़ी लुटो कर्मा दे हजाने लुटो कर्मा दे हजाने रहमत आह दी खड़ी माह रमजान आया लगी नूर दी जड़ी पाया रहमता ने फेरा चाया जहमता ने डेरा उठ पो नूर दे तू तड़के भर ले नूर नाल सीना तेन मार दिए वाजा तेन मार दिए वाजा रात तारे आ जड़ी माह रमजान आया लगी नूर दी झड़ी माह रमजान आया लगी नूर दी झड़ी चढ़िया नूर दा महीना खिड़िया नूरी गुलजारा रब दे करम ने वहाया हर पासे ने बहारा गटा नूर बरसांदी है मदीने ओ चढ़ी माह रमजान आया लगी नूर दी झड़ी माह रमजान आया लगी नूर दी झड़ी। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज अफ्तारी का जो वक्त था वो 8:29 पे था हमने भी यूनान में और हमने माशाल्लाह कर ली और अभी तक जारी है। बड़े हंसता हंसता समोसे हैं जो जावेद साहब के सामने पड़े हुए हैं। जावेद साहब माशाल्लाह, लेकिन अभी आपको सवाल कर देंगे तो ये खस्ता खस्ता इधर ही रह जाएंगे। नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, अभी नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले एक जो रिक्वेस्ट थी हमारी, एक दरख्वास्त थी जो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, ये थी कि वो अक्सर औकात हमें इस बात से भी शर्मिंदगी होती है कि ख़वातीन जो हैं यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार जब उनसे कई प्रोग्राम्स में बात होती है या बगाहे उनकी टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि मीडिया पे आप ये बात उठाएं, तो ये बात बेहद ज़रूरी है कि मुख्तलिफ गली महलों, बसों, ट्रॉलियों में जब उनको सफ़र करने का मौका मिलता है तो उस वक़्त बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं जो लगातार उनको किसी न किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। यकीनन पाकिस्तानी अक्सर व बेशतर माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, गैरतमंद हैं, बाशऊर हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे हैं इब्राहिम जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, उनके लिए खास। जब सब बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह एक बंदे ने एक गुनाह किया है और वो गुनाह सारी पाकिस्तानी बरादरी को भुगतना ऐसा ही है, बिल्कुल एक बंदे का गुनाह अगर 1 लाख बंदे को भुगतना पड़ता है तो 10 बंदे अगर या 20 बंदे या 40 बंदों में ये जरसूमे हैं कि वो अपनी बहनों, अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करते और वो भी गैर मुल्क में आके उनसे उनको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बेशक तसल्ली होनी चाहिए और ये फील कर लें कि एक भाई कितना शर्म में डूब मरने के काबिल है कि अगर उसकी अपनी बहन, अगर अपने देश की एक बेटी उससे ही डर और खौफ और शर्म महसूस कर रही है कि ये बक रहा है, गालियां निकाल रहा है, तो किस तरह में आप ये रास्ता चेंज करके दूसरी जगह। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन साहब और कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहां से? जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपकी बात करनी थी कि अगर ये थोड़ा सा जो मसला बना है, आज से 5 साल पहले भी आपको पता है इस तरह का मसला बना था, लेकिन उसको इतना ज्यादा कुछ टाला नहीं गया था या उजागर नहीं किया था, लेकिन इस मसले को कौन से लोग हैं जो इस मसले को बहुत ज्यादा उजागर कर रहे हैं, छा रहे हैं इस बात। उस वक्त ख्रिसी अफगी नहीं थी इसलिए। अच्छा, क्या ख्रिसी अफगी वालों की वजह से ऐसा हो रहा है? सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सियासी माहौल, सियासी बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि किसी न किसी तरीके से कोई सीढ़ी ऐसी मिले जिसकी वजह से ग्रीकियों के दिलों में हमदर्दी
जाहिर की जाए और उनके वोट लिए जाए, उनसे हमदर्दी अपनी जितलवाई जाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सही, मैंने सिर्फ इतनी वो आपसे पूछना था, कह रहा था कि देखो पहले भी ये मसला पेश है, लेकिन इस टाइम पे ये जो मसला पेश है, लोगों के लिए कितनी ज्यादा खामियां पैदा हो रही हैं और कितना नुकसान हो रहा है तकरीबन पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है। और दूसरी बात, इस लड़के को पकड़ा हुआ है, क्या ये श्योरिटी है कि ये लड़का वही है और उसने ऐसा किया? जी हाँ, ये लड़का वही है और उसने ऐसा किया है, और अगर किया है तो किन वजूहात की बिना पर किया है, वजूहात जानना जरूरी है इस वक्त। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अभी ये हर बंदे का सवाल है कि अगर उसने ऐसा किया है। हसास लोग हैं, ये कुछ जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ हम सबको बड़ा हसास होना लाजिम है। लेकिन जावेद साहब, कैसे हसास हुआ जा सकता है? इब्राहिम, क्यों ना? आप कब से लगातार इस आवाम को पुकार रहे हैं कि यूनिटी, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत का कहीं ना कहीं सबूत देने की कोशिश करें, और बदकिस्मती से मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहूँगा कि अभी तक 1.5-2 साल से लगातार रुकनीत साजी की बात की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी इत्तेहाद के लिए रजिस्ट्रेशन की जाए अपने लोगों की। कम से कम पता चले कि कितने लोग हैं इस पाकिस्तान कम्युनिटी में जो एक टाइम पर एक बोली बोलते हैं, एक जुबान बोलते हैं, एक आवाज होकर वो कहते हैं एक आवाज होने से खाली आवाज ही जो बड़ी बड़ी दीवारों को हिला के रख देती है। लेकिन बदकिस्मती से इतनी मेहनत तगदो के बाद अभी तक टोटल 400 बंदे की रजिस्ट्रेशन हुई है। किस इत्तेहाद की, किन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग कुछ न कुछ करेंगे? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। रमजान की वजह से अक्सर व बेशतर टाइम जो है इसके लिए मैं समझता हूँ कि चे जाए कि ये बहुत कठिन, बहुत मुश्किल एक अमल है, लेकिन इसके लिए आपके सब्र की दाद देनी पड़ती है मुझे हमेशा। अभी एक कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा और कहाँ से? जी जी, मैं ग्रीस से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अनवर मेरा नाम है। जी अनवर साहब, क्या कहते हैं? जी, मेरा सवाल है सर असलम राइन साहब से कि मैं 4 साल से यहाँ पे ग्रीस में हूँ। जी जी। तो जी 4 साल से मुसलसल काम पे हूँ और मेरे पास हर चीज अवेलेबल है, और जैसा कहते हैं ये हर चीज है तकरीबन। पेपर आप मेरा काम छूट गया, मेरा रेड कार्ड भी उन्होंने रख दिया, तो अभी कृषि अभी से हमारी वो आए दिन ये लोग हमें तंग करते हैं। तो सर हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप क्या करें? ठीक है, बेहद शुक्रिया अनवर साहब। अभी मेरा ख्याल है हर दूसरे बंदे का मसला यही है कि काम छिन गया है। अच्छा काम होता था, कोई वक्त अच्छे होते थे। 4 साल से अनवर साहब यहाँ पर मौजूद है। अभी ख्रिसी अवगी के सताए हुए हैं ये भी। अभी ख्रिसी अवगी तो हर घर घर का मसला बना बैठा है। रात को जो आइयो सोफिया पीरिया की एक मस्जिद है, उसमें ख्रिसी अवगी के गुंडों ने घुसकर आग लगाने की कोशिश की। खुशकिस्मती ये कि आग से मस्जिद बच गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे तरावी के लिए, और उनको कुछ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और बदकिस्मती ये कि वहाँ के शवाहिद ये कह रहे हैं कि जिस वक्त पुलिस को फोन किया गया, पुलिस वहाँ पर पहुंची, उस वक्त वो गुंडे वहाँ पर मौजूद थे। आपको किस हद तक इत्तला मिली? इब्राहिम, इसकी तरफ जाते हुए ये एक माशाल्लाह हमारे साथियों का ये यूनिटी जो बात कर रहे हैं, रात को उन्होंने प्यार, मोहब्बत, उल्फत और यूनिटी दिखाई, जिसकी वजह से अल्लाह का घर भी बचा और वो जो मुतशब थे, फाशिस्ट थे, वो भागने पर भी मजबूर हुए। मैं अपने इस भाई को जिन्होंने कॉल की, इनको भी गुजारिश करता हूं कि जिस तरह ये बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं हम सब, इस तरह जिस तरह हमारे उन भाइयों ने मुत्तहिद होके मुश्किल के टाइम पे एक दूसरे की मामनत करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना है, तो कठिन टाइम में तो कौमें इसी तरह ही वो अपना टाइम गुजारती हैं ताकि एक दूसरे की मामनत करके, एक दूसरे की मदद करके। तो दूसरा मामला ये है कि जिस तरह रात को उधर ख्रिसी अवगी आई, नमाज मगरिब का टाइम था 9:30 बजे। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठे थे ताकि तरावी की तैयारी में मशगूल हो सके। तो उसी दौरान 6-7 अफराद आए, उन्होंने बाकायदा जो है वो नकाब किया हुआ था, नकाबपोशी। तो मोहम्मद उमर भट्ट साहब, एक नौउम्र सा बच्चा है 21-22 साल का, तो वो बाहर निकले, उन्होंने दस्तक की। तो बाहर निकले तो निकलते ही उन्होंने एक उनके मुंह पे मुक्का मारा और वो सीढ़ियों से बेचारे गिर के, उनके कमर पे भी चोट आई, तो गिर के नीचे आए। बाकी साथियों ने देखा तो क्या बात है भाई उमर, तो उमर को देखने जवाब नहीं आया, उमर को दर्द थी, प्रॉब्लम था।
تو انہوں نے ایک دم باہر دیکھا تو باہر وہ نقابپوش, انہوں نے کہا وہ بھائی وہ فلاں جو فاسسٹ ہیں, متشب ہیں, وہ آگے. میں اصل میں خریسی افگی کا زیادہ نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ نیا ڈیموکراتیا یا کوئی بھی آکریا دکشیش جو جماعت ہے نا, دائیں بازو کی جتنی جماعتیں, دائیں بازو کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان کا ایک ہی فکر ہے, ان کی ایک ہی نظر ہے, ان کا ایک ہی نظریہ ہے. کوئی مارتا ہے اور کوئی مارنے والے کو آشیرواد دیتا ہے, اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے وہ سارے ایک ہی ہیں. تو جو ہی وہ ہمارے ساتھیوں نے, بھائیوں نے, اب وہ روزے کے لیے, افطار کے لیے شاید سیب ناشپاتی کاٹنے کے لیے چیزیں ایک دو چھریاں چھوٹی چھوٹی پڑی تھیں, تو عقل مندی اور دانائی یہ کی ہمارے ایک بھائی نے, قاری سلیم صاحب نے, انہوں نے جب چھری چھری کہا نا تو ہمارے ساتھیوں کو تو پتا لگ گیا چھری بھائی پڑی ہے, ادھر پکڑو یہ پکڑو یہ, لیکن انہوں نے پھر کہا پھر تے ماخیریا. جو ہی انہوں نے ماخیری کا نام لیا تو تب ان کو سمجھا کہ ان کے پاس چھرے بھی ہیں. اچھا, تو تب وہ نکلے باہر اور نکلنے کے بعد وہ بھاگ گئے. اور اس وقت پولیس وہاں موجود تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اس وقت پولیس تھی تو کسی جماعت کے مذہبی سینٹر کو آگ لگا دینی, اس میں آنسو گیس پھینک دینی, وہاں جا کے حملہ کر دینا, کیا ایک چھوٹا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہا ہوں. فیض صاحب کیا حال ہے؟ بالکل خیریت. بلال آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جوید صاحب کو میرے طرف سے السلام. وعلیکم السلام نوجوان. اور آپ صاحب کو رمضان کی مبارک بھی. ہماری بات بار ماشاءاللہ. جی بلال کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں, ہم نے کیا کہنا ہے, آپ سے سن رہے ہیں, اور میں نے کہا میں بھی کچھ بتا دوں. مسئلہ بتا کیا جو فیض صاحب یہ جو رکنی سازی کا آپ نے کہا ہے, اس کے لیے صرف ہماری عوام کی جو کوششیں ہیں نا وہ کام نہیں آئیں گی, ہمارے لیڈران کو بھی کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز تو یہ ہوگی, اگر آپ تفصیل میں جائیں گے ٹائم زیادہ ضائع ہوگا. میرا اتنا ہی پیغام کافی ہے کہ ہمارے لیڈران کو بھی اس پر کچھ کرنا چاہیے مل کر. ٹھیک ہے نا. 5 یا 7 جتنے بھی ہے. دوسری بات جو حریصی ہوگی کہ یہ نا اس کا جو مقابلہ ہے نا وہ صرف اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں جب ہم آپسی جو اختلافات ہیں نا ان کو ختم کر کے اپنی کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اس چیز کا حل ڈھونڈیں گے. حل ہے, کوئی بھی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں ہے جس کا حل نہ ہوگا. اور حریصی ابھی تو کل کی ہے نا, اس سے پہلے بڑے بڑے مسئلے بھی یونان میں آئے ہیں جو حل ہو گئے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ حریصی افگی سے ہماری ہمت جو ہے نا اس کو ہم نے لبریز نہیں ہونے دینا, اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک بلال, بے حد شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ابھی جاوید صاحب میں آؤں گا رجسٹریشن پہ, کیونکہ اتحاد, متحد, یونٹی, یہ ساری باتیں آ جا کے میرا حل ہے اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. بہت زیادہ لوگوں میں ابہام یہ ہے کہ الیکشن اس دفعہ نہیں ہونے والے. ممبرشپ جو ہے وہ اس میں آپ کو کہہ رہا تھا, میرے جو تجزیہ ہے, نظر ہے, کسی چیز کو کرنے کے لیے, ابتدا اور آغاز کرنے کے لیے, کسی قوم کو ایک نئے راستے پہ لے کے جانے کے لیے, اس کو اس پہ ایگری کرنے کے لیے, رضامند کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا ہے, بہت زیادہ میڈیا پہ بات کرنی ہے, ہر روز اخبار پہ یا پمفلٹ پہ یا کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ ثابت کرنا ہے کہ بغیر پیڈ ممبرشپ کے کسی صورت بھی اس فرد کا پاکستان کمیونٹی میں ایک دو لفظی میں نا جاوید صاحب صرف ایک دو لفظی سا فائدہ آپ سے جاننا چاہوں گا جو مجھ جیسے بندے کی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ میں بھی گاؤں کا ہوں, پینڈو ہوں, اس لیے سارے تقریباً یہاں پر موج میں ہے پینڈو, 98% میرے بھائی یہاں پر موجود ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی ست شری اکال سر جی, میں کرمپور سے ادریس سے بول رہا ہوں. جی ست شری اکال جی. انڈین بول رہا جی. میں یہ پوچھنا چاہنا وا جی کہ اپنے جڑے ہوں اپنے گریب سے حالات ہوئے نے, جدا ہوں مارکوٹ کشتگی والے کر رہے ہیں, جو ہوں کانڈ اپنے پاکستان بھرا ہوا ہے, جی جی یہاں کا مطلب ہوں سانو کی کرنا چاہیے, سانو یہاں کو کدا مطلب اگوں کدا ساڈا بچا کرنا چاہیے یا کدا یہاں کی کرنا چاہیے, میں اس بارے پوچھنا چاہتا. میں ایک شارٹ جہا میسج تھوڑا جڑا شارٹ جہا جواب میں کمیونٹی صدر جاوید اسلم ارائی صاحب کو لے کے تھانوں دینا, ٹھیک ہے جی. تھوڑی گل سن رہے ہیں اور تھوڑا جواب ہوئی دیں, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. سوال میرا حل ہے آپ تک ابراہیم صاحب, اس کا پراپر جو حل ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مزدور کو یہاں کی یونین میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یونانی یونینز میں, یونانی یونینز میں, یونانی یونین میں ہر مزدور کو, اگر کوئی ایکدومی کا کام کرتا ہے تو اس کو ایکدومی میں, اگر کوئی ویلڈر ہے, کوئی بلڈر ہے, کوئی کنسٹرکٹر ہے, کوئی جو جس یونین میں مزدوری کرتا ہے, اور ان کی جو علاقائی یونینز ہیں اس میں شامل ہو. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو, اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے
3 हिस्से हैं इसके। सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जितने खरीशी अबकी वाले हैं उससे 10 गुना नहीं, उससे 100 गुना ज्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं। इनके 40% है जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो आपने दाएं बाएं आगे पीछे एंटी फासिस्ट तंजीमें दिन रात काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप एंटी फासिस्ट तंजीमों के 5, 6, 7, 10 अफराद की एक लिस्ट बना के हर घर में रखें, और जो ही कोई खुर्द-बुर्द देखें, ऊंच नीच देखें, फिल फॉर पुलिस से भी पहले उनको फोन मारें। और आप यकीन करें कि आपके एक फोन कॉल पर मुमकिन है 5 मिनट बाद वो बंदा आपके घर के सामने हो। बिल्कुल ठीक। जावेद साहब, आपने अपने घर में पत्थर रखने हैं, आपने उनको बताना है कि मैं रेडी हूं, तुम हमला करने आ रहे हो तो मैं हमले का दिफा करने के लिए रेडी हूं। बिल्कुल ठीक। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। अभी मैं आपको ये बात बता दूं, जावेद साहब का जो मशवरा था कि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं आपके अपने इलाकों में, आपके करीब में, हर जगह इंसानी हकूक, क्योंकि अगर विलन एक है तो 10 हीरो भी आपके हर इलाके में मौजूद हैं। तो इसलिए जाहिर बात है आपको उन ग्रोहों को, उन तंजीमों को ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपके हकूक की बात करते हैं, इंसानियत के हकूक की बात करते हैं और इंसान हैं जो, तो वो आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनके साथ रहें। जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रोह होगा, आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। वहाँ की जो मजदूर यूनियंस हैं उनके साथ भी आप राब्ता रखें, तो सबसे बड़ा असर ये होगा उन लोगों का एक ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। अभी पाकिस्तान कम्युनिटी की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रुकनीयत साजी है, उसके हवाले से हम अगले प्रोग्राम्स में भी बात करेंगे। ये बात करने का सिर्फ मकसद एक ही है, यूनिटी, इत्तेहाद। अगर हम इकट्ठे होंगे तो कुछ बांध पड़ेंगे, नहीं तो एक एक करके वही लकड़ी वाला हिसाब हर कोई आके हमें तोड़ देगा। मुझे जावेद असलम आराई साहब को इजाज़त दीजिए। कोई मैसेज सर? बेहद शुक्रिया। मैसेज असल में मैं वो कह रहा था, आप चाह रहे थे कि मैं पेंडू हूं तो मुझे बताएंगे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा बताता चलूँ, यही मैसेज है, यही गुजारिश है कि जब आपके पास एक प्लेटफार्म होता है, आप गांव के हैं ना, तो गांव में कोई डेरादार होता है, तो जिसका डेरा होता है इर्द गिर्द से लोग आके उस पर डेरे पे बैठते हैं और आपकी इज्जत और आबरू होती है। बिल्कुल। अगर एक फर्द एक जोरो एक माह का देगा और पेड मेंबर बनेगा, इट मींस उसका वो डेरा है, उसका वो प्लेटफार्म है, उसकी ऑनर है, उसकी इज्जत है और उसकी आबरू है। डेरा बनाना जरूरी है। डेरा बनाना जरूरी है। डेरे के बगैर आप अपने बाकी काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जी, डेरा बनाने के लिए रुकनीयत साजी जरूरी है। रुकनीयत साजी के लिए आपको अपने हक के लिए अभी से आवाज उठानी पड़ेगी और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के साथ राब्ता करना यानी कि ऐसा मरकज जहां से आपने अपने हकूक को हसूल करने की काविशें करनी। बिल्कुल। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बेहद शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले रोजे सी लैके छोटी दी तक ताजा तू ताजा उते करो गपशप भी जूती तेरा भी ताला काट परदा रज रज के गल्ला करे सेंटिक न चढ़दा रज रज के गल्ला करे सेंटिक न चढ़दा ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां रमजान दियां यारो सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां ताजा मोबाइल वालू सब नू मुबारकां।
سیف ماسٹر کارڈ یونان اور سائپرس سے بیک وقت آغاز. 2 کارڈوں پر مشتمل پیکیج منی سیف گولڈ کارڈ اور منی سیف بلیک کارڈ. بلیک کارڈ بیلنس کے ساتھ اپلوڈ کریں اور دنیا بھر میں 35 ملین ATM مشینوں سے کیش حاصل کریں. سپر مارکیٹس، پیٹرول پمپ، ہوٹلز یا پیریفیروں سے امیگریشن پیپر، پاسپورٹ یا شناختی علامت ظاہر کیے بنا بآسانی خریداری. منی سیف کارڈ آن لائن نیٹ ورکنگ. منی سیف کارڈ کی سائٹ پہ فریش اکاؤنٹ اور سب کا ریکارڈ چیک کرنے کی سہولت دستیاب ہے. رقم شیئرنگ کے لیے صرف ایک SMS ہی کافی ہے. آپ کو رقم منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں منتقل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے کارڈ میں آپ کی رقم بالکل محفوظ. براک ٹریول پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لیے ہوائی ٹکٹیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ پر. پرسکون ماحول، تجربہ کار اسٹاف، بہترین سروس. صرف ایک فون کال سے گھر بیٹھے بٹھائے ٹکٹ بک کروائیں. براک ٹریول، we lead the way. Set.